आज की तारीख में तो देख लीजिए, अगर राजनीतिक रूप से तो केंद्र में इलाहाबाद का कोई भी नेता मंत्री नहीं है। इलाहाबाद वो चमत्कारिक जो है वो शहर है जहां पर 7 प्रधानमंत्री जहां से निकल गए। जिसके अंदर क्षमता होती है, पार्टियां उसको चुनती हैं, अपने साथ आगे लेकर जाती हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमी, या तो हमारा संघर्ष कहीं कम है या हमारी कहीं जानकारी कम है। ज़्यादातर लोग चाटुकारिता में पड़े हुए हैं। किसी तरह से पुरस्कार मिल जाए, किसी तरह से कोई मंत्री के करीब आ जाए, कहीं से कुछ हमको निदेशक का पद प्राप्त हो जाए किसी संस्थान के, तो वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं। सर ने बताया कि 7 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और वो 7 प्रधानमंत्री आपके यूनियन से निकले हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, और किसी के पास अपने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के साधन नहीं होते थे। उनके पास सिर्फ साध्य होता था, साधन नहीं होता था। कि 5 वर्षों के बाद आया है, कार भर कर पुलाव लाया है, और उनकी बातें हुई जलेबी सी, लग रहा है चुनाव आया है। सहारा समय के खास प्रोग्राम चुनाव चौपाल में आपका स्वागत है। इस समय मैं संगम नगरी प्रयागराज के ठीक कॉफ़ी हाउस के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ कभी देश की राजनीति की दशा और दिशा तय की जाती थी। हालांकि इलाहाबाद में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, फूलपुर जहां से नेहरू जी का पहला प्रतिनिधित्व था, और दूसरा इलाहाबाद जहां से देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तमाम बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार स्नेह मधुर जी के पास जाऊंगा। इलाहाबाद की राजनीतिक मिजाज क्या था, आज क्या हो गया? देखिए, इलाहाबाद का राजनीतिक मिजाज जो हुआ करता था, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, नेहरू पीरियड में और उसके बाद थोड़ा सा रहा, वो तो सर्वोच्च था ही। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था। यहाँ पर इलाहाबाद के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका घर भी था और तमाम लोग जुड़े हुए थे। तमाम राष्ट्रीय स्तर के लोग इलाहाबाद आया करते थे और गांधी जी भी आया करते थे। तो इलाहाबाद चाहे उसमें रहा हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक फील्ड में रहा हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में रहा हो, हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था, रहा है। इसका धार्मिक क्षेत्र में भी रहा है। अब आप ये कहना चाहते हैं कि क्या वो चीज़ नहीं रही? अब निश्चित रूप से देखा जाए तो अब वो चीज़ नहीं है। आज की तारीख में तो देख लीजिए, अगर राजनीतिक रूप से तो केंद्र में इलाहाबाद का कोई भी नेता मंत्री नहीं है। आखिरी मंत्री तो मेरे ख्याल से मुख्तार अब्बास नकवी हुए हैं, वो भी साल भर पहले चले गए, और उसके पहले भी काफ़ी सालों तक कोई नहीं रहा है। तो आपके साहित्य के क्षेत्र में भी देखें तो आप वो झंडा बुलंद कोई नहीं कर पा रहा है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि एक तो जैसे आपका ये डिजिटल युग आ गया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, इसने बहुत सी चीज़ें साफ कर दी। जो लोगों के मन में धुंध छाई रहती थी, बहुत सी चीज़ें पता नहीं रहती थी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कम पता चल पाता था या सेलेक्टेड पता चल पाता था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्याज की परत दर परत उधेड़ कर रख दी सामने, कि अब पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो सब कुछ आपके सामने है, आपके थाली पे रखा है, आप खुद उसका मंथन करिए। बिल्कुल, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, खुद मंथन कीजिए। बाबा अभय अवस्थी हैं, हालांकि कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन इलाहाबाद के इंसाइक्लोपीडिया भी कहे जाते हैं। बिना आपसे कोई चुनावी चौपाल नहीं हो पाती है। क्या कहना है इलाहाबाद का, जो लोकसभा, दोनों लोकसभा को लेकर के क्या आप देख रहे हैं? स्नेह भाई कह रहे थे कि इलाहाबाद जो है सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक जो है पृष्ठभूमि लेकर जो है, और बात को आगे बढ़ाते हुए कि राजनीति के जितने भी आयाम हैं वो इलाहाबाद ने ही लोकतंत्र को हिंदुस्तान के दिया है। नेहरू तक तो जो है ही हैं। आरंभ ही डेमोक्रेसी का नेहरू से जो है शुरू होता है, लेकिन अपना विपक्ष भी जो है डेवलप करना जो है इलाहाबाद से ही है। डॉक्टर लोहिया को लाके नेहरू ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ा। इलाहाबाद वो चमत्कारिक जो है वो शहर है जहां पर 7 प्रधानमंत्री जहां से निकल गए। प्रधानमंत्रियों की खान, इसके अलावा भारत रत्न की खान। जरा देखिए
कि किसी शहर को ये सौभाग्य नहीं प्राप्त है, इक्का दुक्का निकल जाए बात अलग है, साथ साथ तो जो है भारत रत्न और 4-5 भारत रत्न इन वेटिंग अभी बैठे हुए हैं। ये बड़ी बात है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, डॉक्टर मुरली मनोहर, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के दौर के बाद इलाहाबाद की राजनीति को जैसे नगर निगम वाले जो है छुट्टा साण को जो है वो चुटपुटिया से दबा के बधिया कर देते हैं, इलाहाबाद के नेताओं को बधिया बना दिया जा रहा है, यहाँ के नेतृत्व को बधिया बना दिया जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री की दौड़ और केंद्रीय मंत्री की दौड़ के नेता नहीं निकल रहे हैं, अब पकौड़ा मंत्री की दौड़ में जो है लोग निकल रहे हैं, पकौड़ा मंत्री की दौड़ में निकल रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी के बाद कोई नहीं है। बीजेपी से आप जुड़े हुए समाज वर्ग के, क्या कहना है कि वो नेता इलाहाबाद फिर से नहीं दे रहा है, ऐसा क्या कारण? देखिए, इसमें किसी आप राजनीतिक दल को दोष नहीं दे सकते। जिसके अंदर क्षमता होती है पार्टियां उसको चुनती हैं, अपने साथ आगे लेकर जाती हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर कमी, या तो हमारा संघर्ष कहीं कम है या हमारी कहीं जानकारी कम है। इसके लिए जो भी आज युवा है, जैसे पहले छात्र संघ में बहुत सारे नेता निकलते थे, बाबा भाई छात्र संघ से ही निकले, हम लोगों ने भी विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, तो नीचे से नेतृत्व तो निकलता है, विषय उठते हैं, उन पर आंदोलन होते हैं। लेकिन आज के जो राजनीतिक दल हैं अगर आप देखेंगे उनमें आंदोलन बंद हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, 14 के पहले तक हम लोगों ने जब सरकार में नहीं थे, कोई सरकार रही हो प्रदेश में, हर विषय पर हमने आंदोलन किया। कहीं किसी महिला पर अत्याचार हुआ हो, कहीं पुलिस पर अत्याचार हुआ हो, कहीं हमारे सैनिकों पर कोई बात हुई हो, हमने आंदोलन किए। और ये शहर भी आंदोलन का है। भारतीय जनता पार्टी को आज जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो राम मंदिर जैसे आंदोलन हमारी पार्टी ने किए। तो जब राजनीतिक दल जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सड़क पर उतरेंगे, अपने आप को खपाने का काम करेंगे, जलाने का काम करेंगे, तो नेतृत्व निकलेगा और निश्चित रूप से राजनीतिक दल की मजबूरी होगी आपको। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक दल की मजबूरी होगी। एक बड़ा सवाल है इलाहाबाद को लेकर के, प्रयागराज को लेकर के। आप साहित्यकार भी हैं, क्या लग रहा है एक समय साहित्यकार देश की दशा दिशा यही कॉफी हाउस में बैठ के, आज क्या लग रहा है, शून्य क्यों हो गया है? आजकल साहित्यकारों में खुल के बोलने की प्रवृत्ति का अभाव हो गया है। ज़्यादातर लोग चाटुकारिता में पड़े हुए हैं, किसी तरह से पुरस्कार मिल जाए, किसी तरह से कोई मंत्री के करीब आ जाए, कहीं से कुछ हमको निदेशक का पद प्राप्त हो जाए किसी संस्थान के, तो वो खुल के नहीं कह पा रहे हैं या नहीं कहते हैं। इसका बड़ा अभाव है और इसी कारण साहित्यकारों की जो पहुंच थी और जो चमक थी वो भी धुंध होती है। बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में जो साहित्यकारों की चमक थी वो धुंध हो रही। आपका क्या मानना, आप भी साहित्यकार हैं? इलाहाबाद साहित्य का, राजनीति का, शिक्षा का गढ़ रहा है। दुर्भाग्य से तीनों क्षेत्रों में गिरावट आई है। शिक्षा में भी कोई बड़ा नाम नहीं है, साहित्यकारों में भी अमरकांत और शमशुर रहमान फारूकी के बाद अब कोई बड़ा नाम नहीं है, राजनीति में मुरली मनोहर जोशी के बाद कोई बड़ा नाम नहीं है। तो ये मुझे लगता है गिरावट है, और यहाँ से जिस तरह से प्रतिभाएं अब तक आती रही वो नहीं आ रही हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल, एक चिंता का विषय है संगम नगरी प्रयागराज के लिए कि आखिर वो दौर जो गौरवमयी इतिहास होता था यहाँ का, राजनीति हो चाहे साहित्य की नगरी हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आप हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा कोर्ट है और इसकी एक गरिमामय उपस्थिति होती थी, आज भी है, लेकिन आज उस तरह से इसकी बात नहीं हो रही है। कहीं बार बदलने की बात हो रही है, कहीं कोर्ट बदल, क्या कहना है? आपको बताएं, प्रयाग के बारे में अभी बड़े भाई ने कहा, सबने कहा, प्रयाग की चातुर्दिक, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये वैधानिक और संवैधानिक सारी चीज़ों का अगर पाथ क्रिएट होता था तो प्रबुद्ध प्रयाग से क्रिएट होता था। आपको पता है, सर ने बताया कि 7 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और वो 7 प्रधानमंत्री आपके यूनियन से निकले हुए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, और किसी के पास अपने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के साधन नहीं होते थे। उनके पास सिर्फ साध्य होता था, साधन नहीं होता था, लेकिन वो अपने नैतिक बल से उस चीज को पाते थे। अभी मैं आपको बता दूं, कोई भी कोचिंग नहीं थी। जब आईएएस की खदान कही जाने वाले प्रबुद्ध प्रयाग में रिजल्ट आता था तो 14 लोग, 28 लोग, 26 लोग सिलेक्शन होते थे। कैसे अनुशासन था। अगर आप जूनियर हैं, किसी सीनियर देख लिया तो जूनियर की हिम्मत नहीं थी, कोई
आप शब्द बोल सके, और 2 दिन उसको देखा तो बोला उसको इंटरव्यू हो जाता था, अगले दिन से पढ़ाई शुरू कर देता था। कंपनी बाग बड़ी सुविधा हो गई है, घास थी, सांप गोजर काटते थे, लेकिन पन्नी लेके सीनियर्स पड़े होते थे और 2 घंटे बाद निकलते, गुब्रेशन करते थे तो रिजल्ट आता था, और भदेली और भगोने में खाना बना खाते तो IAS निकलता था। आज ये एक और मिनट आप मेरी सुन लीजिए, जो हाईकोर्ट की आप बात कर रहे हैं, एशिया की नहीं, बेंच के रूप में आज भी गिरावट तो आई है, लेकिन पूरे विश्व के अधिवक्ताओं में ये हाईकोर्ट आज भी अपना स्थान रखता है। इससे विद्वान अधिवक्ता आपको किसी बार में नहीं मिलेगा, इससे लिबरल जज आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे सस्ती बार भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं देख आया हूं, बहुत सारे हाईकोर्टों में जाकर अपियर किया हूं, अभी भी गिरावट तो आई है हमारे चतुर्दिक में, धार्मिक से लेकर राजनीतिक तक, लेकिन अभी भी प्रयाग अपने को बहुत कुछ बचाया है। अगर ये राजनीतिक, सारे राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर हमारे आपके चिंतन शुरू हो जाएंगे ना, तो हम अपना गौरव पुनः वापस पा सकते हैं। और ये हमारे जनता के विचार होना चाहिए। हम अगर बौद्धिकता को प्रामाणिकता करेंगे तो कोई देर नहीं कि हम अपनी पुरानी चीजों को पा सकें। बिल्कुल, जैसा इन्होंने कहा कि पुरानी चीजों को हम पा सकते हैं, और खास तौर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति, जो एशिया का सबसे पहला छात्र संघ था, क्या कारण है कि आज उस तरह के नेता नहीं पैदा हो रहे हैं, और जिसके कारण ये राजनीति नर्सरी जो कभी देश की दशा और दिशा तय करती थी, वो आज कुम्हला सी गई है? उसका प्रमुख कारण यह है कि जहाँ से चिंतन की धारा निकलती थी, संघर्ष की धारा निकलती थी, और राजनीति की नर्सरी कहते थे प्रयाग विश्वविद्यालय से, अंग्रेजों के ज़माने में भी यहाँ कभी रोक नहीं थी, 1922-23 से यूनियन था, लेकिन काफ़ी बार सरकारों ने इस पर कुठाराघात किया। और जब पिछली बार UPA की सरकार थी तो उसने लिंगदो समिति की रिपोर्ट एक बनाया, JM लिंगदो की अध्यक्षता में, और छात्र संघ को पहले उसने प्रतिबंध लगाया उम्र सीमा का, और उम्र सीमा के बाद उसको अपराधीकरण का चस्पा लगा के बंद कर दिया बिल्कुल, और कहा कि अब छात्र संघ बिल्कुल नहीं रहेगा, ट्रेड यूनियन भी नहीं रहेगा। और यही वजह है आज की देश में लोकतंत्र की यह हालत है, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर हो गया है। नहीं, विपक्ष का स्थायी भाव छात्र संघ होता था, ट्रेड यूनियन ये बड़ी बात इन्होंने कही है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपज भी है। क्या लग रहा है, बिल्कुल सही बात? बिल्कुल नई बात कह रहा हूँ, और इसको जो है सब दलों के ऊपर जो है लागू करते हुए कह रहा हूँ, इसमें मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये नया दौर है, कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स हर दल में आ गई है। कॉरपोरेट का सिद्धांत है कि कच्चा माल मत बनाओ, बना बनाया माल ले आओ, अपना टैग लगाओ और अपना चुनाव चिन्ह दे दो, उसको चुनाव लड़ाओ। तो अब कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स BJP ने भी अडॉप्ट कर लिया, कांग्रेस ने भी कर लिया, और ये सपा उपा सब। अब नर्सरी नहीं तैयार करना है, और विश्वविद्यालय छात्र संघ नर्सरी होता था, तो उस नर्सरी से प्रधानमंत्री निकल जाता था। तो जब प्रधानमंत्री निकल जाएगा इलाहाबाद की नर्सरी से, तो गुजरात वाली जो है अडानी और अंबानी की जो है कंपनी से जो है नेतृत्व फिर कैसे जो है वो चल पाएगा। इसलिए ये कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में नर्सरी को कचर दिया जाता है, कच्चा माल नहीं बनाया जाता है, बना बनाया ले आओ। ये फलाने दल में MP था, एक ले आओ पकड़ के, इधर छटक रहा है, ओपे हाथ का पंजा का जो है टैग लगाओ और दौड़ा दो, कह दो अब यही वाला शेर हमारे सदन। बिल्कुल, एकदम कटु सत्य, आलोचनात्मक इन्होंने। आप शिक्षक हैं, यहाँ से रिटायर्ड प्रिंसिपल है, गुरुजन है, ये शिक्षा नगरी भी रही है, क्या कहना है इस चुनाव में, क्या सोच रही यहाँ की जनता जो है? देखिए, हमारा जो प्रयागराज है आज का, पहले का इलाहाबाद, ये मात्र आप धर्म और शिक्षा के लिए ही जाना जाता था। यहाँ जो है भारद्वाज मुनि का जो विश्वविद्यालय था, वहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे उस समय, और 60 विषयों की पढ़ाई होती थी। और धर्म के क्षेत्र में तो यहाँ पर यह था कि अगर इस क्षेत्र को कोई देख ले तो उसकी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो यहाँ पर जो है उन्होंने 12 संकटहर माधव की स्थापना की। कृष्ण के सब अवतार हैं कि ये रक्षा करेंगे इस संगम क्षेत्र की। 12 माधव की स्थापना की गई। याज्ञवल्क्य के ऋषि, गार्गी जैसे विद्वान यहाँ पर हुए, मंडन मिश्र जैसे। लेकिन आज जो है शिक्षा का जो स्तर है, भाई पढ़ाई तब होगी जब मास्टर होंगे, शिक्षक होंगे, संसाधन होंगे, अच्छी लाइब्रेरी होगी। अब संविदा पे अध्यापक हैं,
संविदा पे चपरासी हैं, काम करने की किसी की प्रवृत्ति अब है नहीं। एक एक अधिकारी हैं, 4-4 काम उनसे लिए जा रहे हैं, वो किसी भी काम के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। पूरा जो है, हाँ बिल्कुल इनका साफ कहना है कि शिक्षा नगरी है, लेकिन अब उस तरह से ना शिक्षा है। कवियों की भी नगरी रही है, साहित्यकारों की भी नगरी। हमारे साथ कवि हैं शैलेंद्र मधुर जी, क्या कहना इस मौके पे? चुनाव का आगाज हो चुका है। देखिए, बाबा अभय अवस्थी जी ने कहा कि पाठशाला और नर्सरी तमाम बातें हैं। अभी कहा कि विपक्ष खत्म हो गया है। एक करैक्टर आया है नेताओं का, और ये सभी दलों का करैक्टर रहा है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं, सुनिएगा कि 5 वर्षों के बाद आया है, कार भर कर पुलाव लाया है, और उनकी बातें हुई जलेबी सी, लग रहा है चुनाव आया है। ये चुनाव आते ही सभी दल तमाम तरह के पलटी मारते, कोई इधर कोई उधर, और जाता है। लेकिन हमारे देश में एक संविधान बनना चाहिए कि एक कैरेक्टर हो, एक चरित्र हो, और उस चरित्र पर मुहर लगना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो। अगर वो अपराधी है, अशिक्षित है, तो उसको राजनीति में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। ऐसा संविधान होना चाहिए। और हमारा भी कैरेक्टर होना चाहिए दलों का कि हम किसको शामिल कर रहे हैं और किस रूप में शामिल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह एक बड़ा प्रश्न है। इस पर जब तक काम नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। और 5 साल के बाद फिर चुनाव आ गया है, और इलाहाबाद भी चुनाव में आप भी छात्र राजनीति से निकल के आए हैं, यूथ भी है। यूथ क्या सोच रहा है प्रयागराज में? यूथ यहाँ पे, चूंकि इलाहाबाद एक संगम नगरी है और तमाम यहाँ पे पूरे देश से, खासतौर से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वांचल और मध्य प्रदेश के लोग यहाँ पे आते हैं। और एशिया की, विश्व की सबसे बड़ी बार लगभग इलाहाबाद में यहाँ पे 30,000 अधिवक्ता है, उनके परिवार भी रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कहीं न कहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है मध्यम वर्गीय और तमाम परिवारों से, किसान परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जो सरकार की पॉलिसी है वो कहीं न कहीं एक कारगर नहीं है। और जैसे पिछले हम लोग लोकसभा के आंदोलन के प्रतियोगी छात्र में तो सीबीआई जांच चली थी, आज तक सीबीआई जांच विचाराधीन है, उसका भी कोई कुछ रिजल्ट नहीं आया। या फिर अभी जल्दी ही अधिवक्ताओं के साथ एक मामला हुआ था, लगातार जिस प्रकार से शासन के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हापुड़ प्रकरण की अभी तक जो है न्याय की जो एक आस थी उस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे चूंकि हाईकोर्ट बार में चुनाव है, लेकिन तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी रहनुमाई करते हैं अधिवक्ताओं की, लेकिन जिस प्रकार से सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पे अपनी एक कमी भी है कि शासन प्रशासन के द्वारा सही चीज़ों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो निचले तबके पे आए, अधिकारियों के माध्यम से नहीं, पुलिस के माध्यम से नहीं, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जुड़े, चीज़ों को समझे। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जुड़े। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, यूथ को लेकर के क्या सोच रहा है? क्यों यूथ जो है बीजेपी को वोट दे? देखिए, आज दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। लगभग 65 से 70% आबादी हमारी 25 से 30 वर्ष की है। और अगर आप देखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उन्होंने अपनी योजनाओं के केंद्र में गरीब, युवा, किसान और महिला को रखा। उन्होंने स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना बनाई। स्टैंड अप योजना में हमारे दलित समाज से जो बच्चे आते हैं, अगर वो कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें बैंक जो है बिना किसी गारंटी के लोन देता है। इसी तरह स्टार्टअप योजना थी, आप किसी भी वर्ग के हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई विचार है तो आप उसको व्यापार में बदलने के लिए सरकार आपको धन उपलब्ध कराती है। आज हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के हम दूसरे नंबर के सबसे बड़े देश हैं जहां पर सर्वाधिक स्टार्टअप है। लेकिन एक हमारी मानसिकता है कि हमको नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। बिल्कुल, एक मानसिकता है, नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। आप यहाँ से हैं, इलाहाबाद का मिजाज क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय क्या सोचता है, और लोग किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं? इलाहाबाद की बड़ी पुरानी मरम्मतें हैं। इलाहाबाद दरवेशों का और साधुओं का, मंदिरों का, दरगाहों का शहर रहा है, और यहाँ पे हालात चाहे जितने ख़राब रहे हों, लेकिन बड़ी मरम्मतें यहाँ जिंदा हैं लोगों में। एक ख़ास बात यह है कि इलाहाबाद की जो लैंग्वेज है वो हिंदुस्तान में कहीं भी अगर आप बोलिए तो आपकी पहचान जाएगा कि इलाहाबाद का, ये बड़ी बात है। और तमाम, और दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद अजीमुशान शायरों का शहर रहा है, और फ़राग गोरखपुरी, अमिताभ बच्चन, हर्षवर्धन राय बच्चन, राज इलाहाबादी, और हद यह है कि इसने मधुर साहब जैसे लोग वो सब यहाँ पैदा हुए। इलाहाबाद का मिजाज बहुत अच्छा है। हालात थोड़े बहुत हैं, बड़ा पुराशोक दौर है, लेकिन हालात सुधर जाएंगे। सब लोग बिल्कुल हालात सुधर जाएंगे। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोच रही है? क्या लग रहा है कि वोट जो है किन मुद्दों पे यहाँ के आदमी डालने जा रहे हैं? देखिए, प्रयागराज में जो सवाल यहाँ पे राष्ट्रीय नेतृत्व का हुआ,
उस पर मैं लगभग सभी अपने मित्रों से सहमत हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इस बार प्रयागराज में ऐसा नेतृत्व जरूर दल इसी नाते इंतजार भी किया जा रहा है और काफ़ी विलंबित हो रहा है यहाँ का टिकट। तो मैं आशान्वित हूँ कि प्रयागराज में कोई ऐसा नेतृत्व इस बार जरूर आएगा जो राष्ट्रीय क्षितिज में फिर से इलाहाबाद या आज के वर्तमान के प्रयागराज को पुनर्स्थापित करेगा। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी मान्यता है। बिल्कुल पुरानी मान्यताओं को जो है करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलाहाबाद किन मुद्दों पे वोट करेगा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, जमीनी क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं पार्षद भी हूँ जो है और इंटरनेशनल चेस प्लेयर भी हूँ। मैं अभी न्यूली चुन के आया भी हूँ और जो आप मुद्दा कह रहे हैं ज़मीनी, मैं पार्षद बन के मैं ज़मीन पे देख भी रहा हूँ कि बीजेपी जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, अब वो जिस तरह से विकास कर रही है, मैं खुद भी ज़मीन पे व्यक्तिगत लोगों के पास जा रहा हूँ, चाहे वो आपके अनाज देने का हो, चाहे वो रोड का जो है हो, कहीं भी किसी भी तरह हर तरफ विकास ही विकास दिख रहा है, हर तरफ सारे युवा विकास ही विकास दिख रहा है। आधी आबादी भी मेरे साथ है। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? इलाहाबाद क्या सोच रहा है? सबसे पहला मुद्दा जो आधी आबादी का है वो है सुरक्षा। और आज के समय में सरकार में जिस तरह से हम महिलाएं निर्भीक होकर आधी रात में सफर कर पाती हैं, गुंडों से ये जो भयमुक्त समाज दिया है, पहला तो ये। दूसरी बात, सुलभ शौचालय के विषय में महिलाओं का ये दूसरा मुद्दा। इस पर भी आज तक 70 वर्षों में किसी ने नहीं सोचा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सोचा। तीसरी बात कि भारतीय राजनीति में महिलाओं को हाशिए पे रख दिया गया था। बहुत बड़ी सोच लेकर 33% आरक्षण के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूरी महिला जो गृहिणी है उनको न केवल व्यापार से जोड़ना, स्वरोजगार से जोड़ना, बल्कि भारतीय संविधान में पॉलिटिक्स में मुख्य धारा में लाकर जोड़ना गृहिणियों को। इससे सुंदर भारतीय संविधान और भारतीय सरकार का उदाहरण मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मातृशक्ति प्रस्तुत कर सकती है। बिल्कुल, इनका कहना है कि इस सरकार में खास तौर पर महिलाएं काफी ज्यादा सुरक्षित हैं। जी, क्या कहना है इसको लेकर के? अभी इन लोगों की बात सुने कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विकास किया। विकास कहाँ किया? भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में। इतना बढ़िया पेपर लीक हो रहा है कि लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा विकास क्या हुआ है? बिल्कुल, दोनों तरफ से बात आ रही है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भी हैं। जी बताइए, क्या कहना है कि क्या लग रहा है कि मुद्दों पे इलाहाबाद जो है वो वोट करेगा? क्या यहाँ मूलभूत मुद्दे हैं? मैं विश्वविद्यालय का शिक्षक भी हूँ और निश्चित तौर पे एक प्रतिनिधित्व करता हूँ बौद्धिक वर्ग का। तो मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में आए हैं, मेरी संख्या जो है अगर गलत नहीं हूँ तो लगभग 15, और 15 में से 7 इस इलाहाबाद शहर ने दिए हैं। और इस इलाहाबाद शहर में 7 प्रधानमंत्री होने के बावजूद आज जो स्थितियाँ हैं वो इस लायक नहीं हैं जो युवाओं के साथ खड़ी हों, जो स्वास्थ्य के साथ खड़ी हों, जो सुरक्षा के साथ खड़ी हों, जो संवेदना के साथ खड़ी हों, जो साहित्य के साथ खड़ी हों। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं और होनी चाहिए। ये चुनावी माहौल में नहीं, इसके पहले भी कहीं ना कहीं मंचों पे बातचीत आनी चाहिए थी। मुझे एक छोटा सा प्रकरण घटनाक्रम में सुनाना चाहूँगा अगर आपके पास मौका है तो, कि दिनकर साहब बड़े साहित्यकार थे और 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और एक बार नेहरू जी सीढ़ी से उतरते हुए फिसल गए तो दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब तक साहित्य उसको संभालता है। बिल्कुल, जब तक राजनीति लड़खड़ाती है साहित्य संभालता है। स्नेह मधुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। इलाहाबाद के 2 लोकसभा क्षेत्र हैं और बुद्धिजीवियों का शहर है। किन मुद्दों पे इस बार लोग सोच रहे हैं, मतदाता सोच रहे हैं, यूथ सोच रहा है, महिला सोच रही है? क्या मूलभूत मुद्दे हैं? क्या पिछले 5 साल में जो बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, और आगे क्या होने का? देखिए, जब मैं आप एक पुरानी बात बताता हूँ, आज से 50 साल पहले की बात है। स्टेट्समैन के यहाँ अखबार आया करता था, उसके संवाददाता थे तरुण कुमार भादुड़ी जी, जो जया बच्चन के पिताजी हुआ करते थे। उन्होंने अपना कॉलम लिखा था, उसमें लिखा था कि इस इलाहाबाद शहर ने पिछले 200 सालों में तरक्की करने से इनकार कर दिया है। ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
मैं भी यही देख रहा था, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन 2015-16 के बाद अचानक ये देखा गया कि इतना ज़्यादा विकास कार्य हो रहा है चारों तरफ कि बिल्कुल शहर ही बदल गया है और पहचान में नहीं आता कौन सा मोहल्ला कहाँ है, सड़कें, मतलब हर तरह का विकास हो ही रहा है। तो इसलिए मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दे सब आपके चैनल पे आते हैं, लोग डिस्कस करके समझ गए हैं कि एक सुरक्षित हमको व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति के नाम पर सब कुछ हो रहा है। बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि कौन कहाँ है, किसका कोठरी में है, लेकिन एक व्यक्ति पर सबको भरोसा है कि जब तक वो है तो सबको दुरुस्त किए हुए कंट्रोल में रखे। बिल्कुल, इनका कहना है कि प्रयागराज में 2015 के बाद विकास हो रहा है, मोहल्ले पहचान में नहीं आ रहे, सड़कें बन रही, तमाम चीज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष संजय जी हमारे पास हैं। क्या सोच रहा है इलाहाबाद, किन मुद्दों पे वोट करेगा? देखिए, सरकार होना ही लोकतंत्र नहीं है। कहा गया है ना कि राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है, फुटपाथ का हर आदमी बेहोश होता है। क्या इलाहाबाद जो नैनी की इतनी फैक्ट्रियां 17 बंद हो गए उस पर वोट नहीं करेगा? क्या इलाहाबाद मेडिकल चौराहे के बाद टुक टुक से बैठ के जाइए तो आपकी हथड़ी नीचे चली जाएगी, सड़क इतनी अच्छी है अल्लाहपुर तक, उस पर विकास पे वोट नहीं करेगा? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ईस्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड जो आरएसएस का कार्यालय बना है वहाँ पे नमाज सुनाई पड़ता है, उस पर वोट नहीं करेगा? ये वही यूनिवर्सिटी है जैसे प्रोफेसर ने कहा दिनकर फिराक गोरखपुरी। क्या था इलाहाबाद? अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा और झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुम पर भी हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुमसे भी न खाया जाए। यही कोरोना काल में पूरे इस शहर के एक एक फाटक बंद थे, नल की टोटियां बंद थी। हम जैसे लोगों ने जाकर लोगों को 7-7 दिन लोग खाए नहीं थे दिया। बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग अपने घरों में कैद थे। क्या यही इलाहाबाद है? बिल्कुल, इलाहाबाद की कई चीज हमने सामने देखी। जो प्रबुद्ध वर्ग है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति आप करके आए हैं, आज शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जो इलाहाबाद फूलपुर नेहरू जी के नाम से जाना जाता था, चाहे लोकसभा इलाहाबाद क्षेत्र हो, आखिर कांग्रेस की पौध मुरझा क्यों गई है? क्या कारण है इसको? कांग्रेस की पौध का मुरझाने का जब से ये भारतीय जनता पार्टी वर्गीकरण करके और राजनीति करने लगी और हिंदू मुस्लिम, तब से जब कांग्रेस जो है चूंकि धर्म और जात की राजनीति करती नहीं है तो इसलिए कांग्रेस कमजोर हुई। कांग्रेस में वर्कर आज भी हैं और कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पे चूंकि राजनीति नहीं किया, जात के आधार पे राजनीति किया। कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों और जातियों के लोग हैं और आज भी संगठन कांग्रेस का मजबूत है। कांग्रेसी पर्याप्त संख्या में सब जगह हैं और आने वाला समय कांग्रेस का है। जिस तरीके से आने वाला समय कांग्रेस का है। बाबा, आप भी इतने साल राजनीति की कांग्रेस की, नेहरू की नगरी रही है, लाल बहादुर शास्त्री की नगरी रही है, समाजवादियों की नगरी रही, लेकिन कांग्रेस की पौध क्यों मुरझा गई? क्योंकि आप एक लंबा जीवन कांग्रेस को दे रखा है। देखिए, कांग्रेस जो है बदलते हुए दौर में जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद की राजनीति में अपने आप को सांचे में ढाल नहीं पाई। जो सांचा बदला, कहने का मतलब मंडल कमंडल का जो है दौर आया, मानवर काशीराम जी का जो है 85 और 15 का दौर आया, उसमें कांग्रेस अपने आप को फिट नहीं कर पाई। ये बात स्वीकार करते हैं कि उसमें कांग्रेस जो है सबको लेके चलने वाली पार्टी थी और उस तरीके से उसने जो है वो मैनिपुलेशन नहीं किया, वो सब्ज बाग नहीं दिखाया और वो नहीं दिखाया, उसकी वजह से थोड़ा सा दूर होती चली गई। लेकिन हमने जो है 2006 में 7 में पुनः कमबैक किया सोनिया जी के नेतृत्व में और फिर यूपीए 1 और यूपीए 2 हमने जो है सफलतापूर्वक चलाया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी का दौर आया और मैं इसको खुल के कहना चाहता हूँ, वो दौर इसलिए आ पाया प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का क्योंकि नेहरू परिवार जो है
वो राजनीति के जो है मैन एट सेंटर के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो है 2 यूपीए उन्होंने 1 और 2 चलाया। नेहरू फैमिली जो है राजनीति से अपने को किनारे करती गई। जी बिल्कुल, बाबा का कहना है कि नेहरू फैमिली अपने को जो है कर गई। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद कोई उस तरह का नेता नहीं है, हालांकि आप लगातार चुनाव जीत रहे हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद कोई नेता ना उत्पन्न हुआ, ना अभी तक कर पाया। उनके योगदान को आप देख लीजिए, जितना मैं सब विपक्ष, हम एक चीज विपक्ष के बारे में कर रहा हूं, बड़े लोग उत्तेजित हो गए। ये इलाहाबाद की खूबसूरती थी, सबको सब स्वीकार करता था यहाँ। अगर ये दशा आज जो आई है ना, एक सबसे बड़ी कमी हुई कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो अपना सिर्फ स्वार्थ के लिए योजना दी, उसके नीति सामाजिक बयान में से, और सबसे बड़ा हरास क्या हो जानते, विपक्ष को सच स्वीकार करने की आदत नहीं थी, अगर हकीकत कहने की आदत नहीं थी। यह भी हमारे राजनीति का एक सबसे बड़ा गिरावट है। अगर आज कोई 16 के बाद की इलाहाबाद प्रयाग की कंडीशन आप देख लीजिए, कौन स्वीकार करने जा रहा है? अगर विपक्ष है तो स्वीकार करे, उसकी अहमियत बढ़ जाए। बिल्कुल, ये थे हमारे प्रयागराज के प्रबुद्ध जन जो हर फील्ड से थे। हालांकि इलाहाबाद जो है क्या सोचता है, क्या इनका मिजाज है, वो तो जो यहाँ 25 मई को चुनाव होगा उसके बाद पता चलेगा, 4 तारीख को जो काउंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है, इलाहाबाद की प्रबुद्ध जनता यहाँ की जो राजनीतिक, शैक्षिक तमाम चीजों में जो गिरावटें आई हैं उसको लेके काफी चिंतित है। प्रयागराज से सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ छत्रपति शिवाजी।